अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी आज की वीडियो थेफ्ट लायबल टू हद के बारे में है। ये जो लेक्चर है मेरा, दिस इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एलएलबी पार्ट 3। हमारे क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं वो हदूद लॉज को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ते हैं और उनकी फरमाइश पर स्पेशली मैं आपको बताऊं कि ये मैं उनकी फरमाइश पर इस वीडियो को मैं आज इसको इसको इस लेक्चर को मैं डिलीवर कर रही हूँ। बट एट द सेम टाइम दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एलएलबी पार्ट 3 एज वेल, क्योंकि उनमें वो उनके सिलेबस के अंदर जो है पीनल कोड का पेपर होता है जिसमें हदूद ऑर्डिनेंस का जो है वो पूरा एक पोर्शन होता है, इसलिए ये वहां पर उनके बहुत काम आने वाला है। प्लस मेरे वो स्टूडेंट्स जो या तो अभी तक इसमें एलएलबी कर रहे हैं लेकिन अभी इस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, या जिन्होंने पढ़ लिया लेकिन उनके ज़हन में कुछ क्लैरिटी नहीं आ सकी, कंसेप्ट क्लियरेंस नहीं है, या फिर कुछ चीजें अनक्लियर रह गई, तो ये वीडियो उनके भी काम आएगी। सो इसको आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो थे उसमें हद और ताज़ीर के बारे में थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस फॉर विच पनिशमेंट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन कुरान एंड सुन्ना, और उन्हीं वो जो ऑफेंसेस हैं उन ऑफेंसेस के अंदर थेफ्ट भी शामिल है। यानी जो अल्लाह ताला ने जो सजाएं मुकर्रर की हैं जिन ऑफेंसेस के लिए, उन सजाओं को हम कहते हैं ये हदूद है, और जिन ऑफेंसेस में वो दी जाती हैं वो हदूद ऑफेंसेस कहलाते हैं। और थेफ्ट भी हद ऑफेंस है, वो एक ऐसा ऑफेंस है जिसके ऊपर जो है हद जारी की जा सकती है। अच्छा, अब लेकिन इसके लिए सर्टेन रिक्वायरमेंट्स आर देयर, और इसकी पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, फिर फाइनली हम देखेंगे कि इसको साबित कैसे करना है और इसकी पनिशमेंट क्या दी जानी है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम जो पाकिस्तान के अंदर जो हद ऑर्डिनेंस है, जिसका पूरा टाइटल मैं आपको बता दूं, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एनफोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि सर्टेन हदूद ऑर्डिनेंसेस वर प्रोमलगेटेड इन 1979। ज़िया दौर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हदूद ऑर्डिनेंसेस जो जारी किए गए थे, उन्हीं में से ये जो ऑर्डिनेंस है ये भी उसमें शामिल था। और इसके अंदर जो है हदूद ऑर्डिनेंस, इसके थेफ्ट के बारे में, थेफ्ट लायबल टू हद के बारे में बड़ी डिटेल के साथ जो है सारी चीजें बयान की गई है। तो हम इन द लाइट ऑफ दैट ऑर्डिनेंस हम इस सारे टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हद की डेफिनेशन क्या बताई गई है इस ऑर्डिनेंस के अंदर। अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनेंस, इसकी जो डेफिनेशन है कुछ यूं है कि व्हेन अ पर्सन हु इज एडल्ट, यानी एक दफा हम इसको पढ़ लेंगे लेकिन आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाइए। ये ऑर्डिनेंस कहता है कि व्हेन अ पर्सन हु इज एडल्ट, बालिग होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, surreptitiously commits theft of property from any heirs secretly, surreptitiously, secretly वो किसी हिर्स से प्रॉपर्टी चोरी करता है। अब ये हिर्स जो है, ये इसकी मैं अभी आपके सामने वजाहत करूंगी। तो वो किसी जब एक एडल्ट जो शख्स है वो सीक्रेटली किसी हिर्स में से कोई प्रॉपर्टी चोरी करता है, और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है दैट इज निसाब और मोर, एंड स्पेशली व्हेन पर्सन इज नॉट, व्हेन द प्रॉपर्टी इज नॉट स्टोलन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है, बंदा उसको चोरी कर रहा है वो, और पहले से चोरी शुदा नहीं है, किसी और की मलकियत में थी, एंड ही और शी knows that it is or is likely to be of value of nisab or more, then he or she commits theft liable to had। यानी इसके जो एसेंशियल्स हैं, मैंने इसकी एक प्लेन रीडिंग की जो डेफिनेशन इसके अंदर दी हुई है। अब मैं वन बाय वन जब इसके एसेंशियल्स है, इसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने रखूंगी तो सिचुएशन विल बी क्लियर फॉर यू। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये है कि ऑफेंडर मस्ट बी एन एडल्ट वन। अगर एक बच्चा चोरी करता है तो ऐसा नहीं है कि वो चोरी नहीं है, चोरी वो होगी, लेकिन वो लाइबल टू ताजीर होगी, नॉट लाइबल टू हद। अगर आप हद जारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसकी जो थेफ्ट है दैट मस्ट बी कंसिडर्ड लाइबल टू हद, तो फिर उसके लिए जरूरी है कि ऑफेंडर जो है, थीफ जो है, वो मेजर होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए, सेम भी होना चाहिए एट द सेम टाइम। उस आकिल भी हो, बालिग भी हो। एक नाबालिग के ऊपर या एक ऐसा शख्स जो इडियट है, ये नॉनसेंस है, ये इनसेंस पर्सन है, उसके ऊपर आप हद जारी नहीं कर सकते। सेकंड एसेंशियल ये है कि थेफ्ट शुड बी कमिटेड सरप्टिशियसली, सीक्रेटली की जाए चोरी। अगर मैं अपना मोबाइल यहाँ रखती हूँ और मेरे सामने आके कोई उसको उठा लेता है या मुझसे कोई स्नैच कर लेता है, तो ऐसा नहीं है कि वो ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस वो होगा, लेकिन दैट विल बी लेबल्ड बाय डिफरेंट ऑफेंस, उसको कोई और लेबल उसको लगाया जाएगा, वो थेफ्ट नहीं
नहीं होगी। मुझसे अगर कोई असलहे की नोक पर छीन लेता है, उसने एक्सटॉर्शन किया है। मुझसे अगर 5 या 5 से ज़्यादा बंदे आए, मुझसे छीन कर ले गए, तो उन्होंने सॉरी डिकॉइटी कमिट की। इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के ऑफेंसेस हैं। जब आप उसके एक्शंस जो है, उसके अंदर एसेंशियल्स जो है वो चेंज होते हैं, तो उसका नाम भी डिफरेंट हो जाता है। सो फॉर थेफ्ट इज कंसर्न, इसके लिए एक एसेंशियल एलिमेंट ये है कि इट शुड बी कमिटेड सरप्टिशियसली। जो बंदा चोरी कर रहा है, उसको चोरी छुपे लेकर जाए, वो ओपनली ना लेकर जाए। अगर ओपन जो चीज पड़ी हुई है आप उसको उठाते हैं, तो वो जो है वो थेफ्ट नहीं होगी। अच्छा, फिर इसके बाद प्रॉपर्टी शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी हेड्स। एक और जो एसेंशियल इसमें इस ऑर्डिनेंस के अंदर बताया गया वो ये है कि प्रॉपर्टी शुड बी रिमूव फ्रॉम एनी हेड्स। हेड्स मींस द अरेंजमेंट मेड फॉर द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। हेड्स से मुराद है वो अरेंजमेंट जो आप प्रॉपर्टी की प्रॉपर कस्टडी के लिए आप करते हैं। जैसे अगर मैंने अपने बैग के अंदर मोबाइल रखा और उसको मैंने उसको 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 बंद कर दिया, तो ये मेरा हेड्स है जहां पे मैंने मोबाइल रखा है। अब अगर कोई उसको उठाता है और उसके अंदर से मोबाइल वो उसको मोबाइल को निकालता है और चोरी छुपे उसको लेके जाता है, मुझसे सीक्रेटली वो लेकर जाता है, तो उसने थेफ्ट कमिट किया है। लेकिन अगर जो है मैंने ओपन रखा हुआ था, वो हेड्स में नहीं था और किसी ने उसको उठा लिया, तो वो कोई और ऑफेंस तो हो सकता है, लेकिन वो थेफ्ट नहीं है। थेफ्ट लाइबल टू थेफ्ट जो है वो नहीं हो सकता। थेफ्ट वो नहीं हो सकता। थेफ्ट के लिए जरूरी है कि प्रॉपर्टी जो है वो हेड्स में से ली जाए। अब हेड्स की सूरत में जो है इसी ऑर्डिनेंस के अंदर थोड़ी सी और वजाहत भी की गई है, जो मैं आपके लिए थोड़ी सा उसको कर देती हूँ, क्योंकि वो ये जो है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगी और आपके लिए जो है एक्नॉलेजेबल एक चीज है। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक घर है और उसके अंदर एक ही फैमिली रहती है, तो ऐसी सूरत में पूरा घर ही हिर्स है। जिसने जहां भी कोई चीज रखी है वो एक प्रॉपर कस्टडी में रखी गई है, पूरा घर जो है एक हिर्स शुमार होगा। अब जहां से भी कोई चीज उठाता है, कोई चोर चोरी छुपे उठाता है, एडल्ट है, वो सेन है, उसने चोरी छुपे कोई चीज उठाई है, तो ठीक है, वो जो है वो थेफ्ट वो होगी। अगर एक से ज्यादा फैमिलीज जो है वो किसी घर में रहती हैं, तो ऐसी सूरत में हर बंदा जो है वो अपने, जैसे हमारे यहाँ होता है ज्वाइंट फैमिली होती है और सबके सेपरेट पोर्शंस होती हैं या अपने अपने कमरे होते हैं। ऐसी सूरत में वो जो अपने अपने कमरे हैं या अपना अपना पोर्शन है, वो हर फैमिली के लिए, जो ज्वाइंट फैमिली में रहता है, हर फैमिली के लिए उसका अपना पोर्शन जो है वो उसका हिर्स होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी कंडीशन है या एसेंशियल है वो ये है कि थेफ्ट उस वक्त लाइबल टू हद बनती है जब वो माल जो आपने चोरी किया है, दैट मस्ट बी ऑफ द वैल्यू ऑफ निसाब। अब निसाब क्या है? निसाब जैसे हम कहते हैं ना कि जक़ात, वो उस वक्त नाफिज होती है। आप सबने अपने अपने जिस वक्त इस्लामियत पढ़ी तो उसके अंदर जो है उसमें आपने पढ़ा कि ज़कात उस वक्त नाफिज होती है, ज़कात उस वक्त ली जाती है जिस वक्त एक खास मिकदार में माल जो है वो आपके पास मौजूद होता है। तो अब जब हम कहते हैं कि थेफ्ट जो है वो लाइबल टू हद है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि अगर जो माल आपने चोरी किया है, अगर वो एक खास वैल्यू का है और एक खास उसकी मालियत है, तो उसके ऊपर थेफ्ट जो है वो लाइबल टू थेफ्ट होगा। थेफ्ट उसके ऊपर नाफिज होगी, अदरवाइज थेफ्ट जो है इम्पोज नहीं की जा सकती। अब जो जूरिस्ट ने जो इसकी जो वैल्यू जो है वो जो मुकर्रर की, और फिर उसको जो है ऑर्डिनेंस बनाते वक्त जो उसको जिस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया गया वो कुछ यूं है कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर कहा गया कि अगर इसको जो निसाब है थेफ्ट लाइबल टू हद का, वो 4.457 ग्राम तो सोना, 4.457 ग्राम सोना या उसके बराबर की, उसकी जो वैल्यू के बराबर का जो माल है, अगर वो चोरी किया जाता है, तो ऐसी सूरत में ये थेफ्ट जो है वो लाइबल टू हद होगी। अगर माल जो है वो इससे कम मिकदार का है, तो ऐसी सूरत में वो चोरी तो होगी लेकिन लाइबल टू ताजीर होगी, वो लाइबल टू हद नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कुछ और बातें भी बता दूं कि अगर जो है वो बाज़ औक़ात जो है चीजें बड़ी खुली जगह पर रखी हुई होती हैं, जैसे जो ओपन जो है वो ओपन एरियाज हैं, बागात हैं, कहीं पर जो है वो खेत हैं, और वहां से कोई चीज चोरी की जाती है, तो चूंकि वो सीक्रेटली नहीं रखी हुई, वो हिर्स में नहीं रखी हुई, सो अगर वहां से चोरी की जाती है तो वो लाइबल टू ताजीर तो होगी, लेकिन वो लाइबल टू हद नहीं होगी। इसके अलावा जो वो प्रॉपर्टी जो आप जो चोर चोरी कर रहा है, दैट मस्ट हैव सम मार्केट वैल्यू एज वेल। मार्केट वैल्यू से मुराद ये है कि दैट मस्ट बी
परचेज फ्रॉम मार्केट, या उसकी जो है सेल परचेज उसकी मार्केट में जो है वो हो सकती हो। अब इस्लामिक स्टेट के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको इस्लामिक व्यू पॉइंट से जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं है, जैसे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, या जैसे वाइन हो गई, जो कि ये ओपनली, इनको ओपनली सेल परचेज नहीं किया जा सकता मार्केट में। इन चीजों को ओपनली सेल परचेज इनको नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर इनकी कोई चोरी जो है वो की जाती है तो वो लाइबल टू हद नहीं होगी। लाइबल टू हद सिर्फ वही थेफ्ट होगी जो जो ऐसी चोरी की जाती है, जो ऐसे माल की जाती है जिसको एक मुस्लिम स्टेट के अंदर, एक इस्लामिक स्टेट के अंदर ओपनली उसको सेल परचेज किया जा सकता हो। इसके अलावा ज्यूरिस्ट कहते हैं कि अगर माल जो है वो जल्द खराब हो जाने वाला है और उसको चोरी किया जाता है तो उस पर हद नहीं होगी। हद अगर लाइबल टू, अगर थेफ्ट को आप लाइबल टू हद बनाना चाहते हैं तो फिर प्रॉपर्टी, जो स्टोलन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आपने चोर ने चोरी की है, वो ऐसी होनी चाहिए कि जिस जो जल्द खराब हो जाने वाली है। अच्छा, अब इसके बारे में सूरह माइदा जो है उसके अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमाया कि जो शख्स भी चोरी करता है, जब हाँ वो मर्द हो या औरत, जहां पर मैं ये भी बता दूं कि इट इज नॉट नेसेसरी कि दैट फॉर imposition of of theft, for imposition of had, the thief must be male। अगर वो फीमेल भी है, अगर वो फीमेल भी है तो उसके ऊपर हद जारी होगी। सिर्फ वो बच्चा नहीं होना चाहिए और पागल शख्स नहीं होना चाहिए। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की भी कोई तमीज नहीं है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की भी कोई तमीज नहीं है। हाँ, थोड़ा सा फर्क जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम से पड़ता है एविडेंस के मामले में, वो मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, अब जब इसके प्रूफ की बात आती है तो जैसे हदूद, बाकी हदूद ऑफेंसेस हैं कि उनको आइदर बाय द कन्फेशन ऑफ द ऑफेंडर और बाय प्रूफ और बाय एविडेंस ऑफ द विटनेसेस उसको साबित किया जा सकता है। इन द सेम वे दिस ऑफेंस में बी प्रूव्ड। यानी ऑफेंडर जो है, यानी थीफ जो है, जिसके ऊपर इल्जाम है कि इसने थेफ्ट कमिट की है, अगर वो खुद से इस बात को, इस इल्जाम को वो मान लेता है, यानी वो कन्फेस कर लेता है कि हाँ उसने थेफ्ट कमिट की है, तो ऐसी सूरत में उसके इस कन्फेशन के ऊपर हद जो है वो जारी हो सकती है। इसी तरीके से अगर अगर वो खुद से जो है इसका कन्फेशन नहीं करता, तो ऐसी सूरत में फिर आपको एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी। और एविडेंसेस जो है हद का निसाब फॉर द पर्पस ऑफ विटनेसेस, फॉर द पर्पस ऑफ जो एविडेंस है उसके, वो है जी दो विटनेसेस, दो एडल्ट मेल मुस्लिम विटनेसेस होनी चाहिए, दो एडल्ट मेल मुस्लिम विटनेसेस जो तस्कियतुश्शहूद की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करते हैं। यानी तस्कियतुश्शहूद क्या है? द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ विटनेस प्रेस्क्राइब्ड बाय द जूरिस्ट। जो जूरिस्ट ने जो इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना जो एक विटनेस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो एडल्ट हैं, वो मेल हैं, वो मुस्लिम हैं, तो उनकी एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ हद इन केस ऑफ थेफ्ट जो है वो एडमिसिबल होगी। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने अभी आपसे बात की कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का जो थोड़ा सा फर्क है, कि अगर एक जो जो ऑफेंडर है अगर वो मुसलमान है तो फिर विटनेसेस भी मुसलमान ही होने चाहिए। लेकिन अगर ऑफेंडर नॉन मुस्लिम है तो फिर आप नॉन मुस्लिम विटनेस की एविडेंस भी ले सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर जो ऑफेंडर है उसने इसमें इसमें जो है एक चीज और जिसकी मैं वजाहत कर दूं कि इट इज नेसेसरी फॉर द विटनेस ऑफ हद कि उसके ही मस्ट बी आई विटनेस, आई विटनेस होना चाहिए। अगर एक शख्स जो है आई विटनेस नहीं है तो उसकी एविडेंस हद के मामले में एडमिसिबल नहीं होगी। इसलिए हद, जब हम थेफ्ट लाइबल टू हद की बात करते हैं तो इसमें भी विटनेस का आई विटनेस होना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं जी इसकी पनिशमेंट की तरफ कि पनिशमेंट इसकी क्या है। तो इफ सम पर्सन कमिट्स थेफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसकी पनिशमेंट ये है कि हिज राइट हैंड विल बी चॉप्ड ऑफ फ्रॉम द जॉइंट ऑफ रिस्ट। उसके उसका जो रिस्ट से, कलाई से जो है, जो कलाई के जोड़ से जो है उसका हाथ वो उसकी एम्पुटेशन होगी या उसको काट दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स जो है सेकेंड टाइम थेफ्ट कमिट करता है तो फिर उसका जो लेफ्ट पाँव है वो उसका काटा जाएगा अप टू एंकल, टखने तक जो है उसका लेफ्ट पाँव काटा जाएगा।
यानी पहली दफा चोरी करता है तो उसका राइट हैंड कलाई कलाई से या कलाई के जोड़ से, और अगर वो सेकंड टाइम थेफ्ट कमिट करता है तो उसका लेफ्ट पाँव उसके एंकल तक जो है वो काटा जाएगा। अगर वो तीसरी दफा या उसके बाद भी वो ऑफेंस ये कमिट करता है तो फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीजें, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस इन विच हद कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, या उसकी हद की जो एग्जीक्यूशन है वो नहीं हो सकेगी। जैसे पहले पहले मैंने अभी आपसे बात की कि इट मे बी प्रूव्ड बाय द कन्फेशन ऑफ द ऑफेंडर एज वेल। लेकिन अगर ऑफेंडर ने एक दफा तो उसने कन्फेस कर लिया, हाँ मैंने थेफ्ट कमिट की, लेकिन उसके बाद वो उसने रिट्रैक्शन कर दी, रिट्रैक्ट कर दिया अपने कन्फेशन को, वो मुनहरिफ हो गया। अब जब वो मुनहरिफ हो गया तो डाउट्स पैदा हो गए कि आइदर हिज फर्स्ट स्टेटमेंट वाज ट्रू और द सेकंड वन वाज ट्रू। तो जब ऐसी सिचुएशन हो गई तो फिर हम ताजीर तो दे सकते हैं, हम हद नाफिज नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर आई विटनेसेस जो हैं, जो विटनेसेस थे, अगर वो रिजाइल कर गए, उन्होंने एक दफा, जिस तरह पहले अभी मैंने कहा कि ऑफेंडर ने एक दफा स्टेटमेंट दिया फिर वो उससे मुनहरिफ हो गया, इसी तरीके से अगर ऑफेंडर ने तो जो है ऑफेंडर ने नहीं बल्कि इसको आपने विटनेसेस के थ्रू इसको साबित किया था, और एक स्टेज पर ऐसा होता है कि विटनेसेस अपने स्टेटमेंट से मुनहरिफ हो जाते हैं, रिजाइल वो कर देते हैं, एक दफा उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया बाद में वो उससे मुकर जाते हैं। तो ऐसी सूरत में भी फिर थेफ्ट जो है वो सॉरी सॉरी हद जो है वो नाफिज नहीं होगी। इसी तरीके से अगर एक ऑफेंडर जो है ही इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे अगर उसका आपने आपने राइट हैंड जो है वो चॉप ऑफ करना है, लेकिन उसका थेफ्ट हैंड ऑलरेडी सॉरी लेफ्ट हैंड जो है वो ऑलरेडी नहीं है, या उसके लेफ्ट हैंड की एटलीस्ट दो फिंगर्स जो हैं वो नहीं है, मिसिंग है, आइदर दे आर मिसिंग और दे आर नॉट सर्विसेबल, मौजूद तो है लेकिन वो उनसे कोई काम नहीं कर सकता, या उसकी उंगलियों के साथ कोई मसला है, वो उनसे कोई काम ले नहीं सकता, तो ऐसी सूरत में भी फिर हद नाफिज नहीं की जाएगी। सेम इज द केस इन केस विद फुट। अगर आप उसका लेफ्ट फुट जो है आपने चॉप ऑफ करना है और उसके राइट फुट के साथ जो है उसका मसला है क्योंकि वो ऑलरेडी मिसिंग है, सपोज वो ऑलरेडी मिसिंग है, या उसकी जो उंगलियां हैं वो मिसिंग है उन, या उसकी उंगलियां दो या कम से कम दो या ज्यादा उंगलियां जो हैं वो मौजूद नहीं है, या फिर वो सर्विसेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी हद जो है वो नाफिज नहीं की जाएगी। अच्छा, कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी वजह से हद नाफिज नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑफेंडर को खुली छुट्टी दे रही हैं कि भाई आपके खिलाफ एविडेंस नहीं मिली, या आपके खिलाफ जो है वो विटनेसेस वो जो है वो रिजाइल कर गए, आपने खुद जा फिर रिट्रैक्शन कर लिया, अपना स्टेटमेंट आपने रिट्रैक्ट कर दिया, इस किस्म, या फिजिकली वो डिसेबल है, तो ऐसी बात हरगिज नहीं है कि आप उसको रिलीज कर देंगे या उसका एक्विटल हो जाएगा। फिर ऐसी सूरत में उसको आप ताजीर में पनिशमेंट देंगे, और जो भी कोर्ट समझती है, जो भी राइजुल वक्त कानून के मुताबिक या काजी को जो मुनासिब लगता है वो उस हिसाब से उसको पनिशमेंट, उसको ताजीरी पनिशमेंट जो है वो देगा। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ विच आर वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो जिस चोर के ऊपर आपने हद नाफिज करनी है, ही मस्ट बी फुल्ली इन्वॉल्व्ड इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरू से लेकर आखिर तक वो इसमें शामिल हो। जैसे फर्ज करें एक शख्स जो दो लोग हैं वो चोरी करने के लिए निकलते हैं, और एक शख्स जो है वो घर के अंदर जाता है, माल वो चोरी वहां से करता है, निकालता है, फिर वो दीवार से फेंक देता है और बाहर फेंकता है। जब तो दूसरा चोर जो है उसका साथी जो उसका वेट कर रहा था बाहर, वो उसको उठाता है और उठा के उसको सेफ, जो भी सेफ प्लेस है वहां पर वो ले जाता है, तो दोनों के ऊपर हद नाफिज नहीं होगी, क्योंकि किसी ने भी एक जो था वो शुरू में शामिल था, बाद में शामिल नहीं था, और जो दूसरा था वो बाद में शामिल था, वो शुरू में शामिल नहीं था। तो जब तक वो एक्चुअली क्राइम को कमिट करने में शुरू से लेकर आखिर तक अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, जब तक वो एक्टिवली खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक हद जो है वो नाफिज नहीं हो सकती। इसी तरीके से जिस माल को आप चोरी कर रहे हैं, यू अगर अगर आपको जो है वो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा डाउट भी है कि जो है ये माल जो है सॉरी इसको हम यूं कहेंगे कि अगर आप माल चोरी कर रही हैं और उसके बारे में उसमें जो है आपका अपना भी हिस्सा है, तो ऐसी सूरत में भी हद नाफिज नहीं होती।
जैसे अगर एक शख्स जो है, यहाँ तक भी बल्कि जुरिस्ट ने कहा कि अगर एक शख्स बैतुल माल से माल चोरी करता है तो भी उसके ऊपर हद जारी नहीं होगी, क्योंकि बैतुल माल में जो माल पड़ा है उसमें उसका भी हिस्सा है। बीइंग द इंडिविजुअल ऑफ द स्टेट, उसका भी उसमें हिस्सा है, चाहे वो कितना ही कम कितना ही थोड़ा सा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका अपना भी उसमें हिस्सा है तो उसके ऊपर जो है वो हद नाफिज नहीं होती। इसी तरह से एक और जो है वो ये है कि अगर एक चोर जो है वो माल को चोरी करता है और उसको शुबा है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर उसका भी शेयर है, उसका भी शेयर है, एक्चुअली है उसका शेयर, या फिर उसको शुबा है कि उसका इसके अंदर शेयर है, तो ऐसी सूरत में भी हद नाफिज नहीं होगी। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपने जो माल आपने चोरी किया है, दैट प्लेस मस्ट बी सिचुएटेड इन इस्लामिक स्टेट। सपोज एक शख्स जो है कहीं बाहर से किसी और जगह से जो इस्लामिक स्टेट नहीं है वहां से वो कोई चोरी करता है और फिर वो इस्लामिक स्टेट के अंदर आ जाता है, तो हद नाफिज नहीं होगी। हाँ, अगर बल्कि यहाँ तक भी जूरिस्ट इस मामले में यहाँ तक भी कहते हैं कि सपोज इस्लामिक स्टेट के किसी एक हिस्से में कोई इंसर्जेंसी हो रही है, कोई सिविल वॉर हो रही है, वहां पर जो है रेबिलियंस ने जो है वो कोई उसमें रेबल्स हैं और उन्होंने वहां पे कोई कब्जा कर लिया है उस जगह पर, और वहां पे जो है लूटमार हो रही है, चोरियां हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में भी अगर उस जगह पर जहां पर बागियों ने कब्जा किया हुआ है वहां पर भी अगर चोरी की जाती है तो फिर वहां पर हद नाफिज नहीं होगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि अगर एक शख्स जिसके यहाँ जो जो मतलब विक्टिम है, whose property has been stolen, अगर वो शख्स जो है उसको पता चल जाता है किसने जो है ये चोरी की है, लेकिन वो जो है वो काजी के पास वो अभी नहीं गया, कोर्ट में वो अभी नहीं किया और उससे पहले ही उसने चोर को माफ कर दिया, तो लॉ कहता है कि ऐसी सूरत में कोई हद नहीं है, कोई सजा नहीं है। लेकिन अगर वो वंस वो कोर्ट में चला जाता है, केस वो फाइल कर देता है और केस चल शुरू हो जाता है, फिर वो कहे कि मैं चोर को माफ करता हूँ, तो ऐसी सूरत में कोई माफी नहीं हो सकती, क्योंकि अब वो कोर्ट में आ चुका। लिहाजा अब जो है जो भी उसका अगर साबित होता है कि उसने वाकई ये जो है वो सारी जो एसेंशियल्स हैं लाइबल टू हद वाले, अगर वो सारे ऑफेंसेस पाए जाते हैं तो ऐसी सूरत में हद जो है वो नाफिज होगी ही होगी। अब यहाँ पर जो है अगर वो माफ करना भी चाहे तो वो उसको माफ नहीं कर सकता, और अगर सारे एसेंशियल्स जो है वो साबित नहीं हो पाते, कहीं पर कोई जो है वो गवाही के अंदर कोई कमी रह जाती है, जैसे 2 विटनेसेस रिक्वायर्ड थे, एक विटनेस जो है उसने रिजाइल कर दिया, या दोनों ही विटनेसेस ने जो है वो रिजाइल कर दिया, अब विटनेसेस की तादाद पूरी नहीं रही, तो ऐसी सूरत में भी वो जो है वो हद नाफिज नहीं होगी, और जब हद नाफिज नहीं होगी तो फिर ताजीर मिलेगी। और ये भी मैंने आपको हद और ताजीर के जो जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि हद में भी कन्वर्टेड इनटू ताजीर, बट ताजीर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हद। अच्छा, certain circumstances are also there in which had cannot be enforced or cannot be imposed। अब वो जो है circumstances कौन से हैं? सबसे पहला ये कि if the spouses commit theft against each other, अगर एक स्पाउस जो है वो किसी दूसरे अपने लाइफ पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी जो है वो चोरी करता है तो वो लाइबल टू हद नहीं होगी। इसी तरीके से अगर बच्चे जो है वो माल चोरी करते हैं, या आपके बड़े आपके अबाव अजदाद जो हैं वो अगर आपका माल चोरी करते हैं, चाहे वो पैटर्नल है या मैटरनल है, यानी आपके असेंडेंट्स या आपके डिसेंडेंट्स, अगर उनमें वो जो है वो आपकी प्रॉपर्टी चोरी करते हैं, आइदर दे आर पैटर्नल और दे आर मैटरनल, तो ऐसी सूरत में ताजीर तो मिल सकती है लेकिन हद नाफिज नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर आपके अपने बहन भाई या आपके फादर या मदर के जो बहन भाई हैं, इफ दे स्टील योर प्रॉपर्टी, तो ऐसी सूरत में भी हद नाफिज नहीं होगी। अच्छा, यहाँ एक चीज रह गई कि ये जो थेफ्ट लाइबल टू हद है, इसमें ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए विच कैन बी मूव्ड, यानी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ अगर आप किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी आप लेते हैं, उसके ऊपर पोजेशन करते हैं, या किसी की प्रॉपर्टी को आप उससे सीक्रेटली अपने नाम लगा लेते हैं या चोरी छुपे उसको बेच देते हैं, तो जुर्म ये भी है, लेकिन ये थेफ्ट नहीं है। थेफ्ट जो है ऐसी प्रॉपर्टी के मामले में होगी जो मूवेबल है, जिसको मूव किया जा सकता है फ्रॉम सम सीक्रेट प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से उसको जो है निकाल कर आप दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ऑफेंस वो जरूर है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके वो हद में नहीं आएगा। फिर आपका पीनल कोड जो है उसके बारे में जो भी पनिशमेंट उसके लिए डिस्क्राइब करता है, दैट पनिशमेंट विल बी अवॉर्डेड। अच्छा, सिमिलरली एक और सिचुएशन है कि एक गेस्ट
एक गेस्ट जो है वो किसी की तरफ गया है और गेस्ट ने जाकर होस्ट की चोरी कर ली या होस्ट ने गेस्ट की चोरी कर ली, तो ऐसी सूरत में भी ताजीर होगी, हद नहीं होगी। फिर एक और है कि अगर जो है एक शख्स ने अपने घर में एक सर्वेंट रखा है और उस सर्वेंट को उसने एक्सेस दी है हिट्स तक, वो जगह जहां पर उसके जो उसकी उसकी जिसके जहां पर उसने रखी थी अपनी इंपॉर्टेंट उसकी जो वैल्यूएबल आइटम्स जो भी उसने वहां पर रखे हैं, उस तक उसने एक्सेस दी है और फिर वो सर्वेंट वहां पर थेफ्ट कमिट करता है, तो वो लाइबल टू हद नहीं होगा, क्योंकि उसने खुद उसको एक्सेस दी। जब उसने उसको अपने घर में सर्वेंट को रखा और उसको जो है वो वहां तक उसने उसको हिर्ज से उसको वाकिफ कर दिया, अब वो अगर वहां पर थेफ्ट कमिट करता है तो मास्टर का अपना कसूर है, और मास्टर जो है इसके लिए उसको ताजीरी पनिशमेंट तो वो दिलवा सकता है, ताजीर तो हो सकती है सर्वेंट को, लेकिन ऐसी सूरत में जो है वो उसको हद जो है वो नहीं दी जा सकती। इसी तरह अगर एक क्रेडिटर अपने डेटर की यहाँ चोरी करता है, अगर वो चोरी उतने माल की करता है जितना उसने उससे जो है उससे पैसे उसने वापस लेने थे, तो उस हद तक तो फिर हद नाफिज नहीं होगी। हाँ ठीक है, चोरी वो कर रहा है, चोरी वो कर रहा है, बगैर पूछे वो उससे माल ले रहा है, ताजीर के तहत जितनी भी उसके लिए इस एक जिसको कह ले ये अनएथिकल भी है और ये जो है वो इलीगल भी है, तो बेशक वो आप उससे अपना ही माल वसूल करना चाहते हैं, लेकिन आपने उससे इस तरीके से जो माल जितना भी उसके माल उसकी इजाजत के बगैर वहां से लिया है, तो उसके लिए ताजीर के तहत जो पनिशमेंट है वो आपको वो मिलेगी, लेकिन हद इसमें जो है वो नाफिज इसमें नाफिज नहीं होगी। इसी तरह लॉ कहता है कि इफ थेफ्ट इज कमिटेड अंडर इकराह और इस्तरार, इवन देन हद शैल नॉट बी इम्पोज्ड। अब ये इकराह और इस्तरार क्या है? इकरार मीन्स द फियर ऑफ इंजरी। अगर आप किसी को कोई खौफ उसको दिलाते हैं कि आपको जो है आपकी आपकी आइदर टू योर प्रॉपर्टी और टू योर ऑनर और टू योर पर्सन योर लाइफ सम काइंड ऑफ इंजरी मे बी गिवन और मे बी इम्पोज्ड, तो ऐसी सूरत में आप उसको कंपेल कर रही हैं टू कमिट थेफ्ट। किसी शख्स को अगर आप उसको खौफ दिलाते हैं कि अगर आपने फला चीज चोरी ना की तो ऐसी सूरत में ये नुकसान आपको पहुंचेगा, तो ये हम कहेंगे कि उसने इकराह के तहत ये जो थेफ्ट है उसने कमिट की। और जब आप एक चोर जो है इकराह के तहत चोरी करता है तो वो लाइबल टू हद नहीं होती। सिमिलरली इस्तरार क्या है कि when somebody has apprehension that he will die due to extreme kind of thirst और extreme kind of hunger, और इस वजह से वो थेफ्ट कमिट करता है, तो इस तरह उसने इस्तरार में थेफ्ट कमिट किया, यानी ये भी एक मजबूरी है, आपको खौफ है कि अगर आपने चोरी अगर आपने कोई चीज जो है अगर आपने ना चोरी की तो आपकी मौत हो जाएगी। मौत किस तरह से? कि अगर आप या आपके बच्चे जो है वो भूख से मर रहे हैं और आपके किसी के यहाँ से रोटी जो है वो चोरी कर रही हैं, या आप पैसे चोरी कर रहे हैं इसलिए कि आप उनको फीड कर सके, तो ऐसी सूरत में आपके आपके लिए ताजीर में जो पनिशमेंट हो सकती है वो तो आपको मिल सकती है, लेकिन आपके ऊपर हद नाफिज नहीं होगी। इस तरह से मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम हद थेफ्ट लाइबल टू हद के हवाले से जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने इलेबोरेट करूं। आई होप कि आपकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा और आपको ये टॉपिक भी आपके ऊपर क्लियर होगा। अगर कोई क्यूरी होगी तो मुझसे जरूर पूछिएगा, और अगर आपको ये समझ आ गया है और मजीद भी आप लेक्चर किसी टॉपिक पर लेना चाहते हैं हदूद से मुतल्लिक, डू टेल मी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक तो आपको जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी वीडियोस आपकी नॉलेज को एनहांस कर रही हैं। तो आई होप कि आप मेरे चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।